हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं हेमंत चौबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर से एमपीपीएससी मेंस 2024 में एक नया पेपर यानी कि पेपर 3 पार्ट ए स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले हम एमपीपीएससी मेंस के लिए सोशलॉजी काफ़ी समय से ही पढ़ रहे हैं, वो आप सबने उसके लेक्चर्स देख रखे हैं। तो दैट पार्ट ए में जो अर्थशास्त्र है ये भी हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर से, और एक ही लेक्चर हुआ है उसका। और जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है वही यूट्यूब चैनल पर जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें यूनिट 2 से हमने स्टार्ट किया था, और यूनिट 2 में कराधान और नीति परिदृश्य के जो कंसेप्ट्स हैं वो थे। इसमें राजकोषीय नीति हमने शुरुआत करी थी, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि आखिर राजकोषीय नीति क्या होती है, उसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया था। और ये भी बताया था कि राजकोषीय नीति इसका जो पूरा डिटेल है इसको पढ़ने के पहले आपको ये समझ लेना आवश्यक है कि आखिर राजकोषीय नीति क्या होती है, सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वो हमने कुछ बेसिक चीज़ें राजकोषीय नीति में देख ली थी। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत में जो राजकोषीय नीति है, जो सरकार जिस राजकोषीय नीति का उपयोग करती है उसका उद्देश्य आखिर क्या है। आप इसका उद्देश्य बोल दें, इसकी उपयोगिता भी बोल सकते हैं कि भारत में राजकोषीय नीति की क्या उपयोगिता है। ये सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछने में आ सकता है, ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, इसके अलावा शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। तो यहाँ जो मैं इसके पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो एक लॉन्ग आंसर टाइप के पॉइंट्स हैं। आपको केवल पॉइंट्स याद करना है, और पॉइंट्स याद करने के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उसमें करंट का डेटा जरूर डालते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक राजकोषीय नीति के उद्देश्य। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला उद्देश्य कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए रखना। एक्चुअली वृद्धि से मतलब हो जाता है वृद्धि दर, यानी इसको हम बोल देते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जो राजकोषीय नीति होती है, सरकार जब भी राजकोषीय नीति की घोषणा करती है तो उसका सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो देश है उसकी जो आर्थिक वृद्धि दर है उस वृद्धि दर को बनाए रखना। बनाए रखने से मतलब ये है कि एक वृद्धि दर अनुमानित की जाती है। जैसे कि जो 2024-25 का जो बजट है उसमें एक अनुमानित की गई थी कि भाई एटलीस्ट 7% के ऊपर तो रहेगी सही। आरबीआई जैसे अभी बताया, आज आरबीआई ने अभी कुछ समय पहले ही कि हाँ भाई 7.5% के आसपास जो है वो क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो आर्थिक नीति का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो यही होता है कि हमारे देश उसकी आर्थिक विकास दर बोल दें आप, या वृद्धि दर बोल दें, या फिर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि दर है उसको बनाए रखना। नेक्स्ट, मूल्य स्तर को स्थिर रखना। अब देखिए मूल्य स्तर, मूल्य जो शब्द आता है वो एक्चुअली ये जो मूल्य शब्द जुड़ा हुआ है ये वस्तु एवं सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी वस्तु या सेवा उसका एक मूल्य होता है, और किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है उस मूल्य का एक लेवल होता है, तो उसको स्थिर बनाए रखना। स्थिर बनाए रखने से मतलब ये है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे गिरने पाए। ऊपर जाना भी समस्या है और नीचे गिरना भी समस्या है। मुख्य रूप से जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाने को हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? इन्फ्लेशन। ये किसी में भी हो सकता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम बोल देते हैं खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति और गैर खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति। जैसे कि यदि हम खाद्य पदार्थ की बात करें और हम प्याज की बात करें तो प्याज का एक मूल्य स्तर होता है कि भाई प्याज 40 रुपये हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है, इसके आसपास ठीक है।
लेकिन प्याज यदि 80 रुपये पहुंच रहा है, 90 रुपये पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें मुद्रास्फीति जरूरत से ज़्यादा है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। तो ओवरऑल देश में ओवरऑल जो मूल्य स्तर है वस्तुओं का और सेवाओं को, उसका स्थिर बनाए रखना, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट तो करता ही है सप्लाई और डिमांड से, लेकिन फिर भी उसमें मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि जो देश की जनता है उसे नुकसान हो जाए और वो उस वस्तु या सेवा को खरीद ना पाए, या वो इतना नीचे भी नहीं गिर जाए कि जो उत्पादक वर्ग है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स है, तो वो उनको नुकसान हो जाए। आपने कई बार देखा होगा कि किसानों को प्याज का रेट सही नहीं मिलता है, लहसुन का रेट सही नहीं मिलता है, तो वो गाड़ियाँ की गाड़ियाँ पलट देते हैं, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं क्योंकि उनको उनका मूल्य सही तरीके से नहीं मिलता है। तो जो राजकोषीय नीति है वो इस मूल्य स्तर को स्थिर बनाए रखने की तरफ उसकी टेंडेंसी होती है। जो मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर, इसको जो मेजरमेंट किया जाता है, जैसे मुद्रास्फीति का जो मेजरमेंट किया जाता है वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये दो इंडेक्स हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इससे मुद्रास्फीति का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 3, पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना। तीसरा जो कहना चाहिए कि जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना। देखिए सरकार पूरा पूरा प्रयास करती है किसका, पूर्ण रोजगार का। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आखिर पूर्ण रोजगार की स्थिति किस प्रकार से उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी सरकार का पूरा पूरा उद्देश्य होता है, पूरा पूरा प्रयास होता है कि वो रोजगार दे। ये जो रोजगार होता है ये सरकारी क्षेत्रों में भी हो सकता है, सरकारी क्षेत्र के अलावा जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी हो सकता है। जैसे अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश का बजट अनाउंस हुआ है उसमें आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि अनाउंसमेंट में बताया गया है कि भाई पुलिस में भर्ती आएगी बहुत ज़्यादा, शिक्षकों में भर्ती आएगी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो रोजगार है, रोजगार के लिए टोटल जितना एक्सपेंडिचर है उसका 1% एक्सपेंडिचर किसके लिए किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उसका एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो राजकोषीय नीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है रोजगार, क्योंकि जो बेरोजगारी होती है वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। नेक्स्ट नंबर 4, भुगतान संतुलन को संतुलित बनाए रखना। भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या, एक तो होता है एक्सपोर्ट और दूसरा क्या होता है, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना, हमारे देश से सामान किसी दूसरे देश में पहुंचाना, इंपोर्ट यानी बाहर से सामान बुलवाना। अब संतुलित बनाए रखना, अब देखिए क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा भी हो सकता है और दूसरी स्थिति ये बनती है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम भी हो सकता है। तो जो राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति का ये उद्देश्य होता है कि भुगतान संतुलन को संतुलित बनाए रखे, लेकिन कहना करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि बाहर से विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी, और जब वो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी तो हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडारण है उसमें वृद्धि होगी। या एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, जैसे हमारे देश में भुगतान संतुलन कई सारे क्षेत्रों में कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ घाटा होता है। तो प्रयास ये किया जाता है कि उस घाटे को धीरे धीरे कम किया जाए। तो ये हालांकि आप डिटेल में इसको जो पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, जो आप फॉरेन ट्रेड वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। प्रीलिम्स में एक लेक्चर मैंने फॉरेन ट्रेड पर बनाया है, उसमें इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया है, आप जा करके वहाँ से देख भी सकते हैं इसको। अभी इसको बस इतना मान के चलिए कि जो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन का तात्पर्य यही होता है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट
के बीच का जो बैलेंस है वो क्या कहलाता है, वो भुगतान संतुलन। ये एक प्रकार का अकाउंट है और लेन देन से संबंधित अकाउंट होता है। तो राजकोषीय नीति इसको संतुलित बनाए रखने का प्रयास करती है ताकि हमें या तो प्रॉफिट हो जाए, और यदि घाटा हो रहा है पिछले वर्षों से, लगातार कई वर्षों से, तो उस घाटे को कम करने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट नंबर 5, न्याय संगत आय वितरण। तो देखिए आय का वितरण, देखिए आय का जो वितरण होता है वो हम जानते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं, अमीर, और बाकी के लोग हम क्या बोल सकते हैं, सामान्य हैं या गरीब लोग हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या है, इनके पास आय का संकेंद्रण है। तो राजकोषीय नीति न्याय संगत आय वितरण करती है। अब न्याय संगत आय का जो वितरण है उसमें ये तो नहीं किया जा सकता है कि जैसे कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि अमीरों से संपत्ति छुड़ा लीजिए, उनके विरुद्ध संघर्ष कर दें, और वो जो संपत्ति है वो किसमें बांट दें, वो गरीबों में बांट दें। तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ जो भी होगा कैसा होगा, योजनाबद्ध तरीके से होगा। तो देखिए न्याय संगत आय वितरण के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका हो जाता है टैक्स, जो टैक्सेशन होता है। राजकोषीय नीति का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो उपकरण है वो क्या है, कराधान, यानी कि टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में भी यदि हम बात करें तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स में एक बहुत बड़ी बात कर दे तो इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में दो लोग होते हैं, एक तो हायर इनकम ग्रुप होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, लोअर इनकम ग्रुप होता है। तो हायर इनकम ग्रुप पर टैक्स ज़्यादा लग जाता है, जैसे 30% के रेट से इनकम टैक्स लग जाता है। इसके अलावा सरचार्ज भी लग जाता है। तो सरकार पूरा पूरा ये प्रयास करती है कि जिसकी आय ज़्यादा है उससे टैक्स ज़्यादा ले लिया जाए, क्योंकि वो दे सकता है, और जो गरीब लोग हैं इनको टैक्स से मुक्त रख दिया जाए। फिर इनसे जो टैक्स लिया है गवर्नमेंट ने, उस टैक्स का कलेक्शन करके अलग अलग योजनाओं से उस आय का वितरण ऊपर से नीचे किया जाए। इकोनॉमी में इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो राजकोषीय नीति का एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए कि उद्देश्य वो क्या है कि आय का वितरण कैसा रहे, जस्टिफाइड रहे। नेक्स्ट, बुनियादी ढांचा, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, आधारभूत ढांचा, इसका विकास करना। तो देखिए आप जैसे कि एमपी का बजट है, एमपी का बजट आ चुका है। तो एमपी का बजट 8, कल प्रेस नोट उसका रिलीज हो चुका है, 8 पेज का ही है। आप उसको जब देखेंगे तो उसमें बजट एलोकेशन, और उस बजट एलोकेशन में दिया गया है कि आधारभूत संरचना के लिए सरकार ने कितना बजट दिया है। तो आधारभूत संरचना में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऊर्जा होती है, उसमें जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो भी आ जाता है उसके अंतर्गत। ठीक, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो आधारभूत संरचना का हिस्सा होती हैं। तो आधारभूत संरचना के लिए सरकार क्या करती है, बजट में पैसा रखती है कि इस साल हम आधारभूत संरचना उसमें ये प्रयास करेंगे। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसे इंदौर में बहुत बड़ा प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा दिया गया है ऊर्जा के क्षेत्र में, या एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, या बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, कॉलेज, इस तरीके की चीज़ें। तो बुनियादी ढांचे का विकास करना ये क्या है, ये राजकोषीय नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट, संसाधनों के उचित उपयोग द्वारा विकास। देखिए संसाधन, संसाधन से मतलब कि जैसे कि फॉरेस्ट एक संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित होता है, या ऊर्जा के लिए पेट्रोल जो जीवाश्म तेल है, फ्यूल, वो फॉसिल फ्यूल के नाम से हम जानते हैं, वो अपने आप में एक संसाधन है। जल एक संसाधन है। इसके अलावा सोलर एनर्जी भी संसाधन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो संसाधन है, संसाधनों का क्या करना है, इसमें हमको उचित उपयोग करना है। ठीक है, देखिए संसाधनों का उचित उपयोग, इसका अर्थ क्या है कि हम जैसे कि नवीकरणीय संसाधन है, आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है, जो नवीकरणीय संसाधन है इन संसाधनों का प्रयोग ज़्यादा
किया जा रहा है। तो सरकार पूरा पूरा प्रयास ये करती है कि नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो इसी को क्या बोला जाता है, संसाधनों का उचित उपयोग, यानी विकास भी हो जाए और संसाधन जो खर्च हुआ है वो ज़्यादा खर्च भी ना हो। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नंबर 8, देश के नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। अब देखिए, नागरिकों का जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि, इसका सीधा सीधा मतलब है, यदि हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ा देना या उसको बढ़ाने का प्रयास करना। तो सरकार पूरा पूरा प्रयास ये करती है कि समाज का उच्च से लेकर के निम्न वर्ग, देखिए उच्च वर्ग की तो आय बढ़ी हुई है, तो जो निम्न वर्ग है कहीं ना कहीं उस निम्न वर्ग या जो मध्यम वर्ग है उसका जीवन स्तर बढ़ जाए। अब इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। कई बार इनकम जनरेशन स्कीम्स गवर्नमेंट निकाल देती है, या उनका जीवन स्तर सुधार करने के लिए उनको एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा है उससे संबंधित बहुत सारे लाभ दे देती है, या स्वास्थ्य से संबंधित जैसे आयुष्मान कार्ड बना देना, या आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर दिलवा देना, या रोजगार से संबंधित कुछ भी ऐसा कार्य दिलवा देना। तो ये जीवन स्तर में वृद्धि, तो जीवन स्तर जो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली तो पर कैपिटा इनकम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यदि हम ह्यूमन डेवलपमेंट पर आ जाते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इनकम के साथ साथ क्या है, एजुकेशन यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ों का स्तर बढ़ाने पे भी सरकार पूरा प्रयास करती है। जैसे मध्य प्रदेश में जो आपका सीएम राइज स्कूल है, तो सीएम राइज स्कूल भी क्या है, वो एजुकेशन के थ्रू क्या करता है, जीवन स्तर को वृद्धि करने का पूरा प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 9, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। और ये बहुत साधारण सी बात है कि ये किसके द्वारा होता है, ये होता है सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम या योजनाएं। इनके द्वारा सरकार क्या करती है, ये समाज कल्याण का काम करती है। तो राजकोषीय नीति की जब भी घोषणा की जाती है तो, या बजट के समय जब भी घोषणा होती है तो या तो कभी बहुत सारी नई स्कीम्स की घोषणा हो जाती है, या जो पुरानी स्कीम चलती रहती हैं उनमें बजट एलोकेशन कर दिया जाता है। जैसे भाई लाडली बहना के लिए इतना पैसा दे दिया जाएगा, मनरेगा के लिए इतना पैसा दे दिया जाएगा, हेल्थ के सेक्टर में इतना पैसा दे दिया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा दे दिया जाएगा। एमपी का आप बजट पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग जो योजनागत व्यय होता है, तो अलग अलग योजनाओं के लिए आप मध्य प्रदेश का बजट उठा करके देख लेंगे तो अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग व्यय किया जाता है। जैसे सपोज मेरे पास ये मैंने निकाल लिया था एमपी का बजट, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये सब क्या है, ये सब समाज कल्याण के लिए सरकार काम करती रहती है। तो ये राजकोषीय नीति में इस प्रकार की घोषणाएं सरकार हमेशा ही करती है बजट के समय। नेक्स्ट नंबर 10, संसाधनों की गतिशीलता और सामाजिक न्याय। अब देखिए, संसाधनों की जो गतिशीलता शब्द आता है वो तात्पर्य ये हो जाता है कि संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे या कुछ लोगों के हाथ में संसाधन ना रहे। इसलिए सरकार हमेशा क्या करती है, सरकार संसाधनों को गतिशील बनाए रखती है। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर स्वामित्व सरकार पूरा प्रयास करती है कि सरकार का ही रहे, और उसी का फिर वो वितरण क्या करती है, ऊपर से लेकर के नीचे तक संसाधन का वितरण करती रहती है। और जब इन्हीं संसाधनों का उचित वितरण हो जाता है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम सामाजिक न्याय के नाम से जानते हैं। जैसे सभी व्यक्ति को खाने के लिए जो कहना चाहिए कि जो राशन कार्ड के थ्रू मिलता है उससे वितरण होता है, रहने के लिए जो मकान है वो मकान दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो क्या है,
सामाजिक न्याय की श्रेणी में सम्मिलित हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 11, पर्यावरणीय स्थिरता। तो देखिए आजकल क्या हो चुका है कि आजकल सरकार राजकोषीय नीति, और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि राजकोषीय नीति का एक बहुत बड़ा उद्देश्य क्या है, विकास करना। तो जो विकास है, केवल विकास आर्थिक विकास की श्रेणी में ना रहे, यानी सरकार विकास को केवल और केवल आर्थिक विकास नहीं बनाना चाहती है। इसलिए आपने नया नाम क्या रख दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो वहनीय विकास की जो कैटेगरी आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो कंसेप्ट ही वही हो जाता है कि वो पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है, यानी विकास करने के क्रम में कहीं ना कहीं पर्यावरण की क्षति होती है, तो उस पर्यावरण को सस्टेन रखना, यानी उसको बनाए रखना, ताकि जब फ्यूचर में जनरेशन आए तो उसको जो विकास मिले, जो डेवलपमेंट मिले, वो पर्यावरण की कीमत पर ना मिले, यानी विकास भी मिले और विकास के साथ साथ क्या है, पर्यावरण भी उसके चारों ओर का अच्छा बना रहे। तो वो जो कंसेप्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो राजकोषीय नीति में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर ही सभी प्रकार की विकास योजनाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट नंबर 12, निजी क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक प्रोत्साहन। तो सरकार, देखिए निजी क्षेत्र से यहाँ पे जो एक सीधा सीधा जो आप अर्थ निकाल लीजिए, वो क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादक लोग हैं, यानी कि यहाँ पे सरकार ये पूरा ध्यान रखती है, क्योंकि निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल है देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में। भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, देश विदेश में अपने झंडे गाड़ रही हैं, हम सबको मालूम है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, निजी क्षेत्र को सपोर्ट करती है। अब देखिए ये जो निजी क्षेत्र को सपोर्ट किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया जाता है वो टैक्स में राहत से किया जाता है, यानी जो व्यापार होता है, व्यापार वाणिज्य में जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार क्या कर देती है, सरकार उस टैक्सेशन के प्रोसेस में राहत दे देती है। फॉर एग्जांपल यदि हम SEZ की बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे इंदौर के पास पीथमपुर SEZ है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट, ये पूरा एक्सपोर्ट जोन होता है और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। तो ये जो एक्सपोर्ट रहता है ये टैक्स फ्री की कैटेगरी में आ जाता है। टैक्स फ्री से मतलब क्या है, इस पर जो GST लगता है वो GST उस एक्सपोर्टर को बाद में वापस रिफंड मिल जाता है। और सरकार ये बोलती है एक्सपोर्टर से या मैन्युफैक्चरर से कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट करें, और उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो हम आपसे नहीं लेंगे। नहीं लेंगे से मतलब क्या है, टैक्स तो उस पर लग जाता है लेकिन बाद में उसको रिफंड मिल जाता है। तो वो निजी क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक प्रोत्साहन राजकोषीय नीति में होता है। नेक्स्ट, संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो देखिए फिस्कल पॉलिसी संतुलित क्षेत्रीय विकास पर आधारित होती है। असल में क्या है कि हमारे देश की यदि हम चर्चा करें तो देश में आर्थिक विकास जो शुरू से लेकर के आज तक हुआ है वो संतुलित तरीके से नहीं हुआ है। जैसे हम बात करें महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो स्टेट हैं ये मध्य प्रदेश से लगे हुए स्टेट हैं, लेकिन ये जो दोनों स्टेट है महाराष्ट्र और गुजरात, इनकी तुलना यदि हम MP से करते हैं, मध्य प्रदेश से, तो विकास की कैटेगरी असंतुलित हो जाएगी इसमें। तो मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र और गुजरात में डेवलपमेंट कैसा है, ज़्यादा है। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जो बिहार के जो CM हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज की डिमांड कर रहे हैं कि भाई बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, एक एक्स्ट्रा पैकेज दिया जाए। केंद्र द्वारा राज्य को उसके विकास के लिए अनुदान दिया जाता है, एड दिया जाता है, तो उससे वो राज्य अपना विकास करता है। तो जो राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है
कि केंद्र द्वारा राज्य को जो अनुदान दिया जा रहा है, एड दिया जा रहा है, केंद्र से वापस नहीं लेता है, वो राज्य के डेवलपमेंट के लिए होता है, वो कैसा रहे, इस प्रकार का रहे कि उस राज्य का उचित रूप से विकास हो जाए। तो संतुलित क्षेत्रीय जो विकास होता है उसका अर्थ क्या है कि हर एक क्षेत्र में विकास लगभग बराबर रहे, ऐसी स्थिति ना हो जाए कि अड़ोस पड़ोस के जो दो कहना चाहिए कि स्टेट हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं और उसके पड़ोस में जो दूसरा राज्य है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। ऐसी स्थिति भारत में आप कई सारे राज्यों की देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 14, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो देखिए जैसा कि अभी पहला पॉइंट क्या था, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जीडीपी जैसे ही बढ़ेगा, जीडीपी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। जीडीपी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उसी के साथ साथ क्या होगा, पर कैपिटा इनकम यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो पर कैपिटा इनकम भी उसमें बढ़ेगी। तो राजकोषीय नीति का जो पूरा उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि की जाए, यानी तीनों को एक साथ टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 15, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो भारत में एक विदेशी मुद्रा कोष है और विदेशी मुद्रा कोष में टोटल इसके 4 घटक होते हैं। विदेशी मुद्रा कोष के जो पहला इसका घटक होता है उसमें विदेशी मुद्रा ही होती है, ज़्यादातर डॉलर होता है। दूसरा जो घटक होता है इसमें गोल्ड रखा रहता है। तीसरा जो घटक होता है उसमें आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसमें जो एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट वो रहता है। और चौथा आईएमएफ में ट्रांच फैसिलिटी यानी कि ट्रांजेक्शन फैसिलिटी, चौथा घटक ये होता है। ये होता है विदेशी मुद्रा कोष। तो राजकोषीय नीति का महत्व जो एक कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक झुकाव होता है कि विदेशी मुद्रा कोष जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ जाए। और ये बढ़ेगा कैसे, तो कहीं ना कहीं विदेश व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हमारे देश से, एक्सपोर्ट में क्या होगा, हम अपने देश से वस्तु या सेवाएं उनका व्यापार करेंगे, दूसरे देश को बेचेंगे, वो खरीदेंगे और पैसा हमको देंगे, और वो भुगतान विदेशी मुद्रा में होता है। तो एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतना ही वो बढ़ता जाएगा। तो राजकोषीय नीति इस प्रकार की रहती है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करती है कि इंपोर्ट कम से कम किया जाए, बहुत विशेष परिस्थितियों में किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ही किया जाए, जिससे क्या रहे, विदेशी मुद्रा कोष बढ़ जाए। तो ये राजकोषीय नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट। चलिए ये क्या हुआ आपका, ये हुआ राजकोषीय नीति के उद्देश्य। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आपको एज इट इज़ याद कर लीजिए। जब आप इसको लिखेंगे तो जब आपका मेंस होगा तब तक तो भारत का जो बजट है वो भी अभी कुछ समय बाद आ ही जाएगा। तो जब आप लिखेंगे तो इसमें बिना डेटा के नहीं लिखेंगे, और जैसा कि मैं आपको बीच बीच में बताता भी जा रहा हूँ बजट की घोषणा ये सब सारी चीज़ें, तो उसमें विद डेटा लिखेंगे और आप एग्जाम्पल के थ्रू डेटा डालते हुए जाएंगे। अर्थव्यवस्था में यदि आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपका आंसर बिना डेटा के नहीं होना चाहिए। हालांकि जब बजट आ जाएगा, जैसे मैंने भी आपको मध्य प्रदेश का बजट लेकर के थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे ही इंडिया के बजट से आप इसको कोरिलेट करते हुए चलेंगे। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद का वो क्या रहेगा, राजकोषीय नीति के उपकरण। ये मैंने आपको कल बताया था कि राजकोषीय नीति के कितने उपकरण हैं, 3 उपकरण हैं। एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी जो सार्वजनिक व्यय है वो, दूसरा टैक्सेशन कराधान, और तीसरा पब्लिक डेब्ट यानी कि सार्वजनिक ऋण। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और इससे अलग अलग प्रश्न भी आपसे पूछने में आ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स थे राजकोषीय नीति के उद्देश्य के, ये डायरेक्ट प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न आएगा, आप इसको डायरेक्टली पॉइंट्स याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे इस टॉपिक के साथ में।
यदि आपको कुछ जानकारी या कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, तैयारी करें मेंस की।